हेलो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th की इतिहास विषय का चैप्टर फर्स्ट समय की शुरुआत से का पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट वन में हमने कुछ चीज़ें पढ़ लिया था। आइए एक बार हम रिवाइज कर लें कि हमने क्या पढ़ा था। इसमें हमने मानव का किस प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ पृथ्वी पर, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ इत्यादि के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने मानव के क्रमिक विकास की कहानी में इसका पार्ट वन आधुनिक मानव के पूर्वज के बारे में पढ़ा था। होमिनिड, होमिनॉइड्स आदि के बारे में पढ़ लिया था, इनके बीच के अंतर को पढ़ लिया था। इसके बाद हमने होमिनिड कौन होते हैं, होमिनिड परिवार की क्या विशेषताएं हैं इत्यादि चीज़ें पढ़ ली थी। होमिनिड और होमिनिडो में कौन से दो प्रकार हैं, ऑस्ट्रोलोपिथिकस और होमो इत्यादि के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद हमने और आज हम अपना पार्ट सेकंड शुरू करते हैं। सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था क्या होती है। इस व्यवस्था में ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इसमें जो पहला पॉइंट है, मस्तिष्क के आकार और उसकी क्षमता वृद्धि। मस्तिष्क के आकार और उसकी क्षमता में वृद्धि होने के कारण इंसान ने आँखों से निगरानी, भोजन व शिकार की तलाश में लंबी दूरी तक तय कर चलना सीख लिया। मस्तिष्क के आकार में वृद्धि होने के कारण उसने औजार बनाना सीख लिया। औजार बनाने से उसने औजार के इस्तेमाल के लिए और बच्चों को चीज़ों को ले जाने के लिए हाथों का मुक्त होना हुआ। औजार बनाने से आँखों से निगरानी करना, भोजन व शिकार की तलाश में लंबी दूरी तक तय करना उसने सीख लिया। आँखों से निगरानी, भोजन व शिकार की तलाश में लंबी दूरी तक तय करना, जिससे उसने सीधे खड़े होकर चलना सीखा। सीधे खड़े होकर चलने से उसने औजार, सीधे होकर चलेगा तो उसके हाथ दोनों फ्री रहेंगे। दोनों हाथों को फ्री रहने से उसने चीज़ों को ले जाना, अपने बच्चों को ले जाने में काफ़ी आसानी हुई। ये होता है सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था। इसमें मेनली यह चीज़ बताया गया है कि मस्तिष्क के आकार बढ़ने से मानव ने औजार बनाना सीखा, आँखों से निगरानी, भोजन व शिकार की तलाश में लंबी दूरी तक तय करना जाने लगा। इससे वह सीधे खड़े होकर चलना सीखा। सीधे खड़े होकर चलने से उसके दोनों हाथ फ्री हो गए। दोनों हाथ फ्री होने के कारण उसने बच्चों को और वह अन्य चीज़ों को अपने हाथों से पकड़कर कई लंबी दूरी तक तय कर सकता था। इसका एक उदाहरण यह है कि दोनों पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता के कारण हाथ बच्चों या चीज़ों को उठाकर ले जाने के लिए मुक्त हो गए और ज्यों ज्यों हाथ का इस्तेमाल बढ़ता ही गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व ध्रुवीय हिमाच्छद, इसका मतलब है हिमाच्छद का मतलब होता है हिम युग के प्रारंभ से, जब बर्फ़ युग का प्रारंभ हुआ, जब पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ़ से ढक गए तो जलवायु तथा वनस्पति की स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन आए। तापमान और वर्षा में कमी होने के कारण जंगलों में कमी आई। घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रोलोपिथिकस के प्रारंभिक रूप जो जंगलों में रहते थे धीरे धीरे लुप्त हो गए और उनके स्थान पर उनकी दूसरी प्रजातियां जो सूखी परिस्थितियों में आराम से रह सकती थी उनका प्रारंभ हुआ। इसका मतलब हुआ कि जो ऑस्ट्रोलोपिथिकस थे, जो जंगलों में रहना जिनको पसंद था, जंगलों के अनुसार वो ढले हुए थे, वो बर्फ़ युग, हिम युग शुरू होने के कारण, जंगलों के विनाश होने के कारण, घास के मैदानों का बढ़ने के कारण उनकी ऑस्ट्रोलोपिथिकस की प्रजाति खत्म होने लगी और ऐसी प्रजातियों का जन्म हुआ जो सूखी परिस्थितियों में भी आराम से रह सकती थी। इनमें जीनस होमो के सबसे पुराने प्रतिनिधि शामिल हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं इसका सबसे मेन टॉपिक, होमो। होमो क्या होता है। होमो लैटिनी भाषा यानी लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी। इसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल है। आदमी का मतलब जिसमें पुरुष और औरत दोनों शामिल हैं। वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा है। इनको उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग नाम दिए गए हैं, जिसमें होमो हैबिलिस औजार बनाने वाले, होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले, होमो सैपियंस प्राग या चिंतनशील मानव आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब हम थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। होमो हैबिलिस के जीवाश्म इथोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डुवई गोर्ज से प्राप्त किए गए हैं और होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों में पाए जाते हैं। यथा कुबीफोरा और पश्चिमी तुकारका, केन्या, मोड़, जोकोर्तो और सगीरन जावा इत्यादि इन इलाकों में इनके जीवाश्म पाए गए हैं। एशिया में पाए गए जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्मों की तुलना में परिवर्ती काल के हैं, इसलिए यह अधिक संभव है कि होमिनिड पूर्वी अफ्रीका से चलकर
दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका तथा पूर्वोत्तर एशिया और यूरोप में भी शायद यूरोप में भी 20 से 15 लाख वर्ष पहले गए। अर्थात इसका मतलब यह है कि जो जीवाश्म पाए गए हैं वो अफ्रीका में सबसे पुराने पाए गए हैं। इसका अर्थ यह हो सकता है कि जो होमिनिड सबसे पहले पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिणी, फिर उत्तरी अफ्रीका और फिर उस रास्ते होते हुए दक्षिणी एशिया तथा पूर्वोत्तर एशिया की ओर फैले और उसके बाद यूरोप में भी इनके जीवाश्म मिले हैं 20 से 15 लाख वर्ष पहले। यह प्रजातियां लगभग 10 लाख वर्ष पहले तक जीवित रही थी, अर्थात 10 लाख वर्ष पहले इनका प्रजातियां लुप्त हो गई। आइए अब हम आगे देखते हैं। कुछ दृष्टांतों में जीवाश्मों का नामकरण उन स्थानों के आधार पर किया जाता है जहां उस विशेष प्रकार के जीवाश्म सर्वप्रथम मिले थे। यहाँ पे हमारी पुस्तक में यह बताना चाहता है कि कुछ, अभी हमने जो होमिनिड के बारे में पढ़ा था, होमिनिडों को तो उनके अलग अलग विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया था, परंतु कुछ का नामकरण विशेषताओं के आधार पर ना होकर उनके विशेष प्रकार के जीवाश्म सर्वप्रथम कहाँ मिले स्थान के आधार पर किया जाता है। जैसे जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को होमो हाइडलबर्गेसिस कहा गया, जबकि नियंडर घाटी में पाए गए जीवाश्मों को होमो नियंडरलैंसिस श्रेणी में रखा गया। ये दोनों ही हाइडलबर्गेस और नियंडरथैलिस होमो सैपियंस प्रजाति के हैं। हाइडलबर्ग्स मानव 8 लाख वर्ष से 1 लाख वर्ष पूर्व जो हुए थे दूर दूर तक फैले हुए हैं। इनके जीवाश्म अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाए जाते हैं। नियंडरथल मानव मोटे तौर पर 1,30,000 से 35,000 वर्ष पहले तक यूरोप, पश्चिमी तथा मध्य एशिया में रहा करते थे। वे पश्चिम यूरोप से लगभग 35,000 वर्ष पहले अचानक विलुप्त हो गए। इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि किस प्रकार से विलुप्त हुए, तो इसलिए अचानक विलुप्त माना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑस्ट्रोलोपिथेकस और होमो में कुछ अंतर क्या क्या हैं। ऑस्ट्रोलोपिथेकस जो थे होमो की तुलना में उनका मस्तिष्क छोटा होता था, जबकि होमो का मस्तिष्क बड़ा होता था। जो ऑस्ट्रोलोपिथेकस थे उनके जबड़े बाहर की ओर और अधिक निकले हुए थे, जबकि होमो का जबड़े बाहर की ओर कम निकले होते थे। ऑस्ट्रोलोपिथेकस के दांत होमो की तुलना में बड़े होते थे, जबकि होमो के दांत छोटे होते थे, जिनसे उन्हें आसानी होती थी। उनमें मस्तिष्क के आकार में वृद्धि को अधिक बुद्धिमत्ता और बेहतर याददाश्त से जोड़ा जाता है। मतलब इसमें माना जाता है कि जो होमो थे उनकी मस्तिष्क का आकार बड़ा था। मस्तिष्क के आकार बड़ा होने के कारण उनकी बुद्धिमत्ता और बेहतर याददाश्त से जोड़ा, मतलब माना जाता है कि मस्तिष्क बड़ा था इसलिए उनकी बुद्धिमत्ता अधिक बड़ी थी। जबकि जबड़ों तथा दांतों में हुआ परिवर्तन संभवतः उनके खान पान में हुए भिन्नता से संबंधित था, अर्थात कि किस प्रकार से उन्होंने अपना खान पान बदला, उस प्रकार से उनका दांतों का आकार भी बदलता गया। आइए अब हम एक टेबल की तरफ नज़र डालते हैं। टेबल में हम ये चीज़ देखें कि विश्व में मानव प्रजातियों का निवास कब, कहाँ और कौन कौन सा रहा है। सबसे पहले 50 से 10 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में सहारा के आसपास के जो प्रदेश थे उसमें ऑस्ट्रोलोपिथेकस, प्रारंभिक होमो और होमो इरेक्टस पाए गए हैं। दूसरी 10 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका, एशिया और यूरोप के मध्य अक्षांश क्षेत्र में होमो इरेक्टस, आद्य होमो सेपियंस, नियंडरथल मानव, होमो सेपियंस और आधुनिक मानव के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद 45,000 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया में आधुनिक मानव के साक्ष्य मिले हैं। 40,000 वर्ष से अब तक उच्च अक्षांश पर यूरोप और एशिया प्रशांत द्वीप समूह में बाद वाले नियंडरथल आधुनिक मानव मिले हैं। इस टेबल को आपको आसानी होगी आपको याद करने में कि कौन से जीवाश्म, कौन से मानव, कौन से रूप, उनका कब और कहाँ किस रूप में मिला। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स। और इसका पार्ट 3 भी जल्दी ही आने वाला है। पार्ट 3 में हम मानव के क्रमिक विकास की कहानी में इसका आधुनिक मानव के क्रमिक विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।